बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वफाकी काबीना बनते ही इमरान खान के खिलाफ ग्रेट गेम का आगाज कर दिया गया है और इस ग्रेट गेम के अंदर सबसे बड़ा और अहम तरीन इम्तिहान तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें अपने आप को ए पॉलिटिकल प्रूव करना होगा। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में इमरान खान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर और पीटीआई के खिलाफ भी होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और खुफिया एजेंसी के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। इस तब्दीली से किस तरह से पीटीआई का कठिन वक्त शुरू हो चुका है, जबकि इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इस्तीफे का मुतालबा कहां से आया और क्यों अब गुड कॉप बैड कॉप बनकर पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करने की साजिश हुकूमत से रची जाएगी। हुकूमती बेंचेस से तो हमने देख लिया कि इल्ज़ाम और बहतान तराशी हुई, अब हुकूमती ऐवानों से भी पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म ब्लैक मेलिंग की टेक्निक तैयार कर ली गई है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो एक तस्वीर आ रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी की गई है और यूएस कांग्रेस वुमेन है इल्हान उमर। ये एक मुसलमान रुकन कांग्रेस है अमेरिका की और इनकी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये मसला कश्मीर पर बहुत खुलकर बोलती हैं। ये आज़ाद कश्मीर के इलाकों का दौरा करने आई हैं ताकि वापस जाकर ये वहाँ पर सच बता सकें कि हकीकत क्या है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये इस्लामोफोबिया पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और इनका जाहिर बात है ऑब्वियसली गवर्नमेंटल लेवल पर तो इनका कोई रोल नहीं है। ये कांग्रेस वुमेन है और ये अपनी जो इनकी आप कह सकते हैं कि दानिस्त में ये जितना ज़्यादा काम कर पा रही हैं कर रही हैं। इन्होंने खान साहब से भी मुलाकात की, सदर मुमलिकत से भी, दीगर ओहदेदारों से भी करेंगी, मिलिट्री लीडरशिप से भी मिलेंगी, फिर आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि अब अमरीकियों से मिलना, भाई अमरीकियों का क्या सोशल बाइकआउट कर दें? ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं है, ये एक ऑफिशियल प्री प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड मीटिंग है एक विजिटिंग डिग्नेटरी के साथ। और इस सब के अंदर जो इसका एजेंडा है वो भी सबके सामने है कि इस्लामोफोबिया और मसला कश्मीर पर। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तनकीद की खैर समझ नहीं आ रही, लेकिन तनकीद करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर आपने तनकीद बराए इस्लाह करनी हो, ये बेजा तनकीद है और इमरान खान को बस किसी भी तरीके से ये अंडरमाइन करना चाहते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं और अपनी मर्जी की जो फील्डिंग सेट की जा रही है, इसने बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रेज कर दी हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी शहबाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म की वोटिंग भी नहीं हुई थी कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करने वाले डायरेक्टर को निकाल दिया गया था, जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। जो एफआईए शहबाज शरीफ एंड फैमिली की 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख रहा है, उस पर आज उस एफआईए का सरबराह भी टॉप लेवल पर शहबाज शरीफ है, उसका सरबराह भी शहबाज शरीफ ने लगाना है और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बन चुकी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया है कि वो इस पर एक्शन ले, क्योंकि हुकूमत ने ताहिर राय को डीजी एफआईए तैनात कर दिया है। एक ऐसा महकमा जो कि हाकिम वक्त के खिलाफ तहकीकात कर रहा हो, उसी महकमे का सरबराह भी हाकिम वक्त लगाए तो फिर इंसाफ कहाँ से आएगा और किस तरह से आएगा? और जाहिर बात है कल नए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिन्होंने आज चार्ज भी संभाल लिया है, वजारत दाखिला के अंदर अपने पैर जमा लिए हैं और बैठ गए हैं। उन्होंने पहले ही तबले जंग बजा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हमने गिरफ्तारियां करनी है आइन शिकनों की और घड़ी चोरों की, और जो मेरे ऊपर इन्होंने मनशियात डाली थी वो मैं अब इनके ऊपर डालूंगा। यानी पहले से वो क्लियरली खुलकर बात करते हैं, उन्हें इधर इशारे किनायों में रहने की भी ज़रूरत इस कदर नहीं है। अब नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आपको पता है कि किस तरह से हुकूमती बेंचेस में मोहसिन दावड़ बैठा पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ
फर्जा सराई कर रहा था, फिर उसी मोहसिन दावड़ को मेट्रो बस की तकरीब के अंदर शहबाज शरीफ ने अपने साथ इस्लामाबाद में बिठाया। इतनी ज़्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से और उनके सेंटिमेंट्स और उनके अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जाती है, हमने भी उसे रिप्रेजेंट किया और अपनी आवाम के सामने वो चीज़ रखी, जिसके बाद ये थोड़ा सा बैकफुट पर आए कि अभी हम चले नहीं हैं, इन्हें बाद में जाकर देख लेंगे, इन्होंने करना है जो कुछ ये पीछे हट रहे हैं ये सब करेंगे। ये पाक फौज को पंजाब पुलिस भी बनाने की एक पूरी साजिश लेकर अपने साथ आए और अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं ये करते क्या हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने सिलसिला वहीं से शुरू कर दिया है जहां डॉन लीक्स में ये सिलसिला टूटा था। डॉन लीक्स की इंक्वायरी के बाद नाज़रीन कराम जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी 29 अप्रैल 2017 में, जिस पर वज़ीर आज़म हाउस के जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उन्होंने सिग्नेचर किए थे, उसमें बहुत से अहम तरीन लोग जो हैं वो इसमें आप कह सकते हैं कि भेंट चढ़े थे, जिनकी कुर्बानी दी गई थी। और इसी कुर्बानी के अंदर फॉरेन अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो दिया गया था सैयद तारिक फातमी को, स्पेशल असिस्टेंट टू बी प्राइम मिनिस्टर, वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओहदा उनसे ले लिया गया था। डॉन लीक्स में ये शख्स मुलव्विस पाया गया था और पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी। आज नाज़रीन कराम एक और नोटिफिकेशन 20 अप्रैल 2022 को जारी कर दिया गया है, यानी कि एग्जैक्ट 17 अप्रैल 2017 के बाद अप्रैल 2022 में क्या बदला है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सैयद तारिक फातमी को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स फौरी तौर पर लगाया जाए, फौरी तौर पर लगाना है और उधर से ही सिलसिला वापस जोड़ दिया है। अब इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान की अफवाज का इस पर क्या मौक़िफ़ होता है, पाकिस्तान की अफवाज इस तायुनाती को किस तरह से देखती हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके सामने आई है। और इस सारे के सारे मामले में आईबी, अच्छा ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसे बहुत से लोग लाइटली लेते हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईएसआई तो एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर लेता है। इसके हवाले से आपको याद होगा मंसूर अली खान को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि सबको पता होता है फौज को और इदारों को कि कौन सा वजीर आजम करप्शन कर रहा है। मैं जो भी करता हूं, मैं जो भी टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझसे राब्ता करता है, आईएसआई और आईबी को पता होता है, यानी कि आईबी को भी वजीर आजम की हर कॉल हर मुलाकात का इल्म होता है और इसीलिए मैं क्लीन हूं तो मुझे इनसे कोई डर नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी उसके खिलाफ एक साजिश की गई थी जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस साजिश को नाकाम बनाया था और वो साजिश अपेरेंटली जो कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई ने की थी और इनके यानी कि फौज और आईएसआई के जो फोन्स हैं वो टेप किए गए थे आईबी की तरफ से। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फौज के बाज अफसरान जो आईएसआई में काम कर रहे थे उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद के लिए एमएनएज और सेनेटर्स और दीगर लोगों से राब्ते शुरू किए। आईबी ने उसकी जो फोन कॉल्स हैं इन सब की वो टैप करके बेनज़ीर भुट्टो को ये रिपोर्ट जमा करवाई और ये ऑपरेशन आज भी याद किया जाता है ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के नाम से। और ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और ऐसे इंतजामात किए गए कि तमाम तर अफराद जो इस साजिश में मुलव्विस थे उनकी गुफ्तगू टेप हुई और उन्हें पता भी नहीं चल सका, ऑल्दो वो खुद इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे। और आईबी की फिर इस रिपोर्ट को उस टाइम पर फौजियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और इस पूरे के पूरे मामले में नाज़रीन कराम जो उस वक्त के सरबराह वो भी बताते हैं कि फौज ने अपने लोगों के खिलाफ मिर्जा असलम बेग ने भी और दीगर लोग जो हैं उन्होंने कार्रवाइयां की और फिर ये साजिश इस तरह से नाकाम हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इंटेलिजेंस इदारों पर अपनी फोन कॉल्स की टेपिंग का इल्जाम लगाती रही हैं और इससे पहले भी आप देख लें कि बहुत सी कॉल सामने आई, बहुत सी तस्वीर सामने आई। फारूक लगारी साहब की जो तस्वीरें हैं वो एक बैंकर के साथ आई, उसने एक कंट्रोवर्सी बनाई और सबसे मशहूर ऑडियो जो लीक की गई वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कयूम एहतसाब सेल के सरबराह सैफुर रहमान और वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की उन जजेस के साथ गुफ्तगू थी जिसके बाद फैसला बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ रिवर्स हुआ और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को मुस्ताफी भी होना पड़ा था। तो ये सारी की सारी चीजें वहीं से आती हैं, तो आईबी को लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब जो आईबी है उसके हवाले से कुछ डिटेल सामने आई हैं कि फवाद असदुल्ला खान जो हैं उन्हें करंट डीजी आईबी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि वजीर आजम के जेरे
इंतज़ाम आती है, वज़ीर आज़म उसके सरबराह होते हैं, वज़ीर आज़म को वो रिपोर्ट करती है सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका सरबराह लगा दिया गया है। और ये ग्रेड 21 के IB के ही ऑफिसर हैं, करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, और ये इस वक्त इससे पहले कमांडेंट थे IB एकेडमी के, और ये 90 दिन से पोस्ट जो है ये वेकेंट थी, क्योंकि छुट्टी पर थे डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जो कि इसके पिछले डायरेक्टर जनरल थे। अब इस सारे के सारे मामले में ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये पूरे का पूरा मामला किस तरफ को जाता है, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। और इसमें भी कहीं ये तो नहीं कि FIA, IB तमाम तर इदारे, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी कंसर्न्स जो हैं वो ये हो रहे हैं। ऑब्वियसली IB के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा एज अ इदारा कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट तो करता है, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना तो किसी इदारे को करनी चाहिए, चाहे वो IB है, ISI है, MI जो भी है, और अपना जो दायरा कार है, मुल्क का मफाद है, तमाम तर चीज़ें हैं, उनके अंदर वो अपने काम करते रहें। लेकिन अब जाहिर बात है कि इसमें भी ये कोशिश शरीफ खानदान की तरफ से अगर कोई कहे कि नहीं की जाएगी तो वो शायद शरीफ खानदान को बेहतर तरीके से जानता नहीं है। अब इस सब के अंदर जावेद हाशमी साहब हैं और किसी से ढका छुपे नहीं है कि किस तरह से वो सब के साथ जुड़े भी हुए हैं। और नई हुकूमत आई है तो इस मामले में एक बात देखी जाए तो इस गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान की अफवाज को एक अपर हैंड हासिल है, क्योंकि ये कमज़ोर हुकूमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत लाई गई है अफवाज की तरफ से या नहीं लाई गई, दोनों सूरतों में चलें कह लें आप कि इसमें जो रिजीम की कोशिश होती है, कोई भी रिजीम आ जाए वो यही चाहती है कि फ़ौज हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे वैसे ही इतने मामलात ख़राब हैं। तो शरीफ ख़ानदान की तारीख तो ये भी रही है कि वो ब्लैक मेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मेलर भी रहे हैं। और ऐसे में जावेद हाशमी जो कुछ दिन पहले तक इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के साथ नज़र भी आते थे, और ये जो सारी हुकूमत साजी का पहले प्रोसेस था हुकूमत गिराने का, उसमें भी पेश थे, तो उनकी हवाले से उन्हें लॉन्च किया गया है और उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया है। प्रेशर बनाने के लिए गुड कॉप बैड कॉप खेला जाएगा अब, और प्रेशराइज करने की पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को ये टैक्टिक्स के तौर पर चीज मैं तो इसे प्रिसीव कर रहा हूं। और आप देख लें कि तारिक फातमी को क्यों लगाया गया, यानी कि वो शख्स जो डॉन लीक्स की इंक्वायरी की सूरत में निकाला गया 29 अप्रैल 2017 को, उसी शख्स को 20 अप्रैल 2022 में हुकूमत वापस आते ही इन्होंने उसी ओहदे पर एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर लगाकर अफवाज पाकिस्तान को एक जवाब तो दे दिया है। तो ये अब मामलात देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप कहां पर खड़ी होगी। ऑल्दो खान साहब के खिलाफ तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है चलती रहनी है और ये अब सिलसिला शुरू हुआ है। एक ग्रेट गेम और एक ग्रेट प्लान तैयार है और उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। और आने वाली वीडियोस में कुछ और चीजें भी मैं आपके सामने रखूंगा कि खान साहब के हवाले से एक और घिनौना मंसूबा बन रहा है। मैं कुछ चीज़ें कंफर्म कर लूं तो वो फिर आपके सामने रखूंगा, अभी वक्त नहीं है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे जो कि बैकफायर करेगा इनके लिए और उसमें खान साहब का नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा और मिसकैलकुलेटेड इकदाम होगा इनकी तरफ से। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।